बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आज से हम जो 10th क्लास का कोर्स है वो शुरू करा रहे हैं। 10th क्लास के कोर्स में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। Chapter is basically regarding the chemical equilibrium in a reversible reaction. जो सबसे पहले जानने वाली चीज है या जो आपको पता होगा वो ये होगा कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप बता सकते हो कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आप जरा सोच के जवाब दीजिए कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। जब कोई केमिकल चेंज होता है और हम उसको सिंबल्स और फार्मूलों की मदद से रिप्रेजेंट कराते हैं तो जो इक्वेशन हमारे पास बनती है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नाउ इक्वेशन लिखने का एक सादा सा तरीका है कि रिएक्टेंट्स हम लिखते हैं जो अपना लेफ्ट साइड है उस पे, और प्रोडक्ट हम लिखते हैं राइट साइड पे। नाउ अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरो का निशान बनाया गया है। आपके ख्याल में ये एरो का निशान क्या मैसेज दे रहा है या ये किस लिए है? शाबाश, ये एरो का निशान हमें डायरेक्शन दे रहा है केमिकल चेंज का, कि इस डायरेक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल सिनारियो। नॉर्मली केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हम उन्हें कह सकते हैं, जो कि बस शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स आर फुली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन? शाबाश, वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी आता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनता है। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको भी उसी तरह जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर है उसकी तरह हम लिखते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरो का निशान है वो रिप्लेस हो जाता है डबल एरो, हाफ हेडेड डबल एरो। तो आप जरा सोचिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन में है वो सिंगल हेडेड एरो यूज हो रहा है और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें डबल हेडेड एरो यूज हो रहा है। ऐसा क्यों है? शाबाश बेटा, यहाँ पे डबल हेडेड एरो इसलिए यूज हुआ है कि ये हमें इंडिकेट करता है कि दिस रिएक्शन the reactants are converted into products and at the same time the products are converted into the reactants. Such type of reactions are called as reversible reaction. So chemical equilibrium will be studied in the reversible reaction. Now before going into the details of the chemical equilibrium, हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम।
तो कोई बता सकता है द लिटरल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? के व्हाट डज इक्विलिब्रियम मीन? शाबाश बेटा। इक्विलिब्रियम सिंपली ट्रांसलेट इनटू तवाज़ुन। जब दो चीजों के दरमियान तवाज़ुन होता है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है। नाउ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैटिक, and it can be dynamic. Now, I will simply ask you, can you differentiate between the two types of equilibrium? क्या इनके ये जो नाम है ये आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं कि ये किस किस्म के इक्विलिब्रियम होंगे? सोचिए, स्टैटिक मीन स्टैटिक, मोशनलेस, एंड डायनामिक विच इन्वॉल्व मोशन, जिसमें मोशन होता है। सो दीज आर स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें मोशन इन्वॉल्व होता है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ आपके बुक के एंड में एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम? Give an example from the daily life. We have already discussed about the dynamic equilibrium. This is the equilibrium which involve motion. वो equilibrium वो तवाज़ुन के जिसके अंदर हरकत होती है। Now, how can I give an example from our daily life? This is very easy. All you need to do is take a container and put some water in the container. Cover the container with a lid. As we know that after some time, some of the water molecules will escape from the surface and it will become vapors. This process is called as evaporation. Evaporation is the conversion of liquid molecule into its vapor at any temperature. Now, when the water molecule accommodate in the space above the surface of the liquid, their concentration gradually increases. As we know, they are in constant random motion. Some of the water molecules collide with each other and they are converted back into the liquid, and this process is called as condensation. Condensation is the conversion of the vapors of the liquid into the liquid state at any temperature. Now, at the start, चूंकि यहाँ पे जो वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी, इसी वजह से इवापोरेशन का रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया कंडेंसेशन भी शुरू हो गई और टाइम गुजरने के साथ साथ इवापोरेशन का रेट कम होता गया, कंडेंसेशन का रेट बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन becomes equal to rate of now, जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल जो है ना वो कंडेंस हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अब जबकि रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया तो आप क्या समझते हैं कि वाटर या वेपर्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? शाबाश बेटा, दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और उसकी वजह यह है कि अगर दो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। तो यहां पे अब वाटर और वेपर्स के दरमियान एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम है फिर भी वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स को जा रहे हैं
आवर वेपर्स वापस लिक्विड को आ रहे हैं। तो मोशन है, देयर इज मोशन, but still there is no change in the concentration of the water or in the concentration of the water vapors. That's why we call it dynamic equilibrium, and this is a good example of dynamic equilibrium from our daily life. Thank you very much for watching this video, and if you like the video और अगर मेरी चीजें आपको समझ आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। शुक्रिया देखने